हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनय जादव है और मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमारी सीरीज चल रही है नीट 2027 और नीट 2028 और बोर्ड के लिए। तो जो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो आज का अध्याय है हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, उसी उसको हम आज चालू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा जो एक अध्याय है वो पूर्ण तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो था कोशिका जीवन की इकाई। तो हम उसे पूर्ण कर चुके हैं 2 वीडियो में। तो आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके भी देख सकते हो, और मैं आपके लिए प्लेलिस्ट अभी बना दूंगा। तो देखते हैं कि इसमें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन जो अध्याय है वो मतलब उसमें क्या दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट में और बोर्ड में भी नीट और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें जो टॉपिक है हम वो देखते हैं। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो है 4 टॉपिक है टोटल। तो क्या है, कोशिका चक्र, सूत्री विभाजन अवस्था, एम प्रावस्था, सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व और अर्धसूत्री विभाजन। ये जो 4 टॉपिक है हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना हो सके उतना, नहीं तो फिर अगले वीडियो में भी देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय है वो क्या दिया है। क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। मतलब कि जितना भी बड़ा कोशिका जीव हो वो एक कोशिका से अपना जीवन प्रारंभ करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। मतलब जो वृद्धि होती है यानी कि हम बढ़ते हैं, और जो जनन होता है वो उसी कारण हम बड़ा बड़ा जीव एक कोशिका से ही मिलकर बन जाता है। ठीक है, सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब विभाजित होती है, जनन करती है, और विभाजन होकर क्या बनाती है, 2 संतति कोशिकाएं बनाती है, जो पैतृक यानी कि जो मुख्य कोशिका होती है उससे। फिर हमने कोशिका विभाज जो हमारा कोशिका जीवन की इकाई था उसमें हमने उन्होंने वो भी दिया था, क्या नाम था उनका, रुडोल्फो विर्च्यू ने भी दिया था। ठीक है, तो कोशिकाओं से ही विभाजन होकर नई कोशिका बनती है, और यहाँ पे भी दे दिया। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती है। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। ठीक है, मतलब ऐसे कोशिका से विभाजन होते जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मान लो एक कोशिका हुई, तो इससे बन जाएगी 2, फिर उससे और बन जाएगी 2, इनसे 2 बन जाएगी, फिर ऐसे 4 हो जाएगी, ऐसे मतलब एक लाखों कोशिकाओं को बन जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र। इसका जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र। आप देख सकते हैं इसमें कोशिका चक्र। तो क्या दिया है, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन। किसके लिए, तो सभी जीवों के लिए। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। मतलब डीएनए प्रतिकृति का मतलब कि डीएनए डबल होता है और कोशिका बढ़ती है, मतलब वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। और संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिका वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। मतलब जो हमारी कोशिका होती है उसमें डीएनए प्रतिकृति होता है, कोशिका विभाजन होती है, डीएनए, फिर कोशिका वृद्धि होती है, इन सबको क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। जो भी इस चक्र में होता है उसे। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संततिक केंद्रकों में वितरित हो जाती है। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। किसके नियंत्रण, तो आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है, याद रख लेना। ठीक है,
अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। मतलब कोशिका चक्र जो कि हम क्या होता है, कोशिका चक्र जो हमारा कोशिका वृद्धि होती है, डीएनए की प्रतिकृति में डीएनए डबल होता है, कोशिका विभाजित होती है, उसी को हम कोशिका चक्र बोलते हैं। तो उसकी प्रावस्थाएं मतलब कि क्या क्या अवस्थाएं होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिकाओं के संदर्भ में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। हमारे जो मनुष्य होता है उसकी कोशिका को विभाजन होने में कितना समय लगता है, तो वो है 24 घंटे, ठीक है। कितना लगता है, 24 घंटे। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण दिया हुआ यीस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। मतलब कि एक कोशिका विभाजन होती है, उसमें या तो जीव भी नया जीव भी बन सकता है या फिर एक कोशिका से दो कोशिका भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यीस्ट है हमारा, वो कोशिका चक्र के पूर्ण होने में 90 मिनट लगता है, लेकिन उसे नया जीव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे में नया जीव नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोशिका ही नहीं बनती, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये चित्र दिया हुआ है। देखो अब चित्र में देखो, अब चित्र में दिया हुआ है G1 S G2 और इसको हम एम प्रावस्था बोलते हैं, सूत्री विभाजन बोलते हैं। इसमें अलग अलग कोशिका है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसकी भी कुछ अवस्था है, जैसे कि ये कोशिका थी, ये दो कोशिका हो गई, ये G0 अवस्था है, हम देखेंगे। तो ये सवाल भी आता है कि क्या आता है, तो हम देख सकते हैं। तो वो आता है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर उसके बाद होता है हमारा एम प्रावस्था, ठीक है। तो ये अवस्थाएं हमारी होती है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो कि कोशिका चक्र की दो मूल अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, दो मूल अवस्थाएं, अंतरावस्था इंटरफेज और एम प्रावस्था सूत्री विभाजन माइटोटिक फेज। अंतरावस्था कौन सी, तो ये वाली कौन सी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो अंतरावस्था है ये एम प्रावस्था सूत्री विभाजन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सूत्री विभाजन एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होती है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था से ही व्यतीत होती है। मतलब जो हमारा विभाजन होता है वो सिर्फ 1 घंटे में ही पूर्ण होता है, लेकिन जो 23 घंटा यानी कि 95% जो समय होता है, अवधि होती है हमारी, जो अंतरावस्था में होती है, मतलब कि कोशिका तैयार होती है विभाजन होने के लिए। तो वो कैसे होती है वो भी हम देखेंगे आगे। आगे देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है ना, कि 1 घंटे में ही कोशिका विभाजन करते, बाकी 23 घंटे जो होता है वो उसको प्रोसेस में टाइम लगता है, तैयार होती है। यह भी नीट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। मतलब शुरू तो हमारे कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्र के विभाजन होता है, लेकिन जो बाद में लास्ट में जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। अब अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था क्यों कहते हैं, जिसे कि 95% टाइम लगता है, फिर भी उसे क्यों कहते हैं वो देखते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृति दोनों होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, उसे कौन सी प्रावस्था भी कहते हैं, विश्राम प्रावस्था, ठीक है। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होता है, कोशिका वृद्धि होती है और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो 3 प्रावस्था है वो क्या क्या है। अंतरावस्था की को 3 प्रावस्था में विभाजित किया गया है। वो 3 कौन कौन सी, हमने पहले भी देखा था अंतरावस्था में। और एम प्रावस्था हम तो देख ही लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं अंतरावस्था। तो क्या है वो, पंचसूत्री अंतरकाल जीवन फेज, संश्लेषण प्रावस्था एस फेज, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था G2 फेज, मतलब G1 S और G2 फेज। इन फेजों को
ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था जीवन फेज, हिंदी में भी याद रखना और जीवन फेज वो भी याद रख लेना। जैसे जैसे जीवन फेज ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतरों में यही पूछा जाता है। अगर देखो समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। किसको? सूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के अंतराल को, बीच के अंतराल को। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपचयी रूप से सक्रिय होती है। कैसी होती है? उपचयी रूप से सक्रिय। क्या? कोशिका उपचयी रूप से, ठीक है। एवं लगातार वृद्धि करती है, याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं होती, मतलब डीएनए डबल नहीं होता है, ठीक है। एस फेज संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण और इसकी प्रतिकृति होती है। मतलब जो एस फेज है उसमें क्या होता है? डीएनए डबल हो जाता है, मतलब डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है ना। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है, देख लो, ठीक है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से कितना 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाता है। मतलब 2C था तो 4C हो गया। ये भी नीट में इम्पोर्टेंट है, आ चुका है और आ सकता है, तो नोट कर लेना। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब गुणसूत्र उतने ही रहेंगे, लेकिन जो डीएनए होता है वो डबल होगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र है तो एस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n होगी। प्राणी कोशिका में एस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब जो कोशिका द्रव्य में होता है, जो केंद्रक में क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृतिकरण होता है एस फेज में, और वहीं कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का प्रतिकृतिकरण होता है। और G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नीट में आ चुकी है और आती है और हमेशा आती रहेगी। क्योंकि एनसीईआरटी में ना जो लिमिटेड है पहले आ चुके हैं उसी टॉपिक से पूछते हैं, बस घुमा देते हैं पुराने क्वेश्चंस, इसलिए पीवाई की भी करते रहना। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं जो जीवन फेज है उसमें क्या होता है कि जीवन में जो फेज होता है उसमें कोशिका वृद्धि होती है, डीएनए की प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। एस फेज में डीएनए का प्रतिकृतिकरण केंद्रक में होता है और कोशिका द्रव्य में इसका प्रतिकृतिकरण डबल होना तारक केंद्र में होता है। और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? G2 फेज में, ठीक है, G2 अवस्था में। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिका यदाकदा विभाजित होती है। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन ये विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। मतलब जो हमारी प्रौढ़ प्राणी होते हैं या कुछ कोशिकाएं होती है जिसमें विभाजित नहीं होती, जैसे कि हमारे हृदय की कोशिकाएं होती हैं, या फिर ऐसी कोशिकाएं होती है जो क्षतिग्रस्त या मृत को बदलने की आवश्यकता तभी विभाजित होती है। जैसे कि मान लो उसे हम क्या कहते हैं? जीवन से निकल के वो शांत अवस्था निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, उसे हम शांत अवस्था या G0 अवस्था भी कहते हैं। लेकिन याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोशिका जो है वो उपचयी रूप से सक्रिय होती है, बस विभाजन नहीं करती है। सक्रिय होती कैसे? उपचयी रूप से, लेकिन विभाजन नहीं करती। विभाजन जैसे कि हमारी उंगली है तो वो उंगली कट गई है तो उसमें विभाजन करने में बाद में विभाजन करेगी, वो रोज हमेशा विभाजन नहीं करती है, वापस वो जीवन फेज में आके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में ही दिखाई देता है। प्राणियों में कहा द्विगुणित कायिक कोशिका में, हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे हैप्लॉइड्स अगुणित कोशिकाएं सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियाँ, ठीक है, ये सबसे बड़ा नर मधुमक्खी एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण हम पढ़ेंगे, ये 11वीं में होता है, मतलब हमारा जो पार्ट है अध्याय उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। के उदाहरण को याद करते हुए पादप को जातियों और अवस्था को पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। आप 11वीं में पढ़े भी होंगे, ठीक है। मतलब ये होता है जो
पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम जा रहे थे, मतलब यहाँ से डीएनए चले गया, यहाँ से डीएनए अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे कि आपको आपके पास आया, आपके पापा से आपका पापा, मतलब आपके दादा से आपके पापा में गया, उसके बाद ऐसा आपके पास आया, आपकी नाना से आपकी मम्मी, नाना नानी से मम्मी में आया, उसकी मम्मी पापा से आपके पास आएगा, फिर ऐसी चली चीज़ें, ठीक है। अब हमारा जो ये डब्बा दिया हुआ है इसमें साइड में वो क्या दिया हुआ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये पढ़ लेना। अब कौन सा वाला, तो ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा, आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो तो पढ़ लोगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है वही दिया हुआ है। आप सभी का धन्यवाद। आप सब यहाँ तक देख रहे हो तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि यार मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप यार देखिए आपको ही पूछ के ये सीरीज़ लाया था, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़े, मुझे भी हौसला मिलता है और मैं जल्दी फिर हफ्ते में 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारा दिया हुआ है सूत्री विभाजन अवस्था एवं परावस्था, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा रहा वीडियो, कैसा लगा और क्या कमी है उसमें मैं सुधार कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, नीट से संबंधित जानकारी या फिर बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए अब बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तत्पर रहूँगा आपकी हेल्प के लिए। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।